जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बिहार स्टेट के लिए 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी के लेकर के आए हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, तो यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित ही देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से सही शब्द को चुनिए। आदर्श होगा, आदर्श होगा, आदर्श होगा, फिर आदर्श होगा। तो आप लोग राइट आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। तो जो सही शब्द है, ये फर्स्ट ऑप्शन जो लिखा हुआ है आदर्श, ये राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है दोस्तों, हम इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहिएगा। पंच परमेश्वर के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो बात करें पंच परमेश्वर के लेखक, तो मुंशी प्रेमचंद जी हो जाएंगे। राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? क्रिया, विशेषण, संज्ञा या फिर सर्वनाम। तो आपको ध्यान रखना है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? तो संज्ञा कहते हैं। थर्ड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग राइट आंसर जरूर कमेंट करते रहिए। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित ही देखने को मिलेंगे। तो आप लोग पूरे ध्यान से सेशन में अंत तक जरूर बने रहिएगा। हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? हरिऔध हैं, सोहनलाल द्विवेदी हैं, राणा प्रताप हैं, राम नारायण पांडे है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। जिसने भी फोर्थ ऑप्शन का चयन किया है उसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जमीन आसमान एक करना, मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। जमीन आसमान एक करना, मुहावरे का अर्थ बताना है। घोर प्रयत्न करना, मतलब निकालना, व्यर्थ का कार्य करना, पूरी तरह से नष्ट करना। तो जमीन आसमान एक करना, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। घोर प्रयत्न करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, पीपर पात सरिस मंडोला, इस पंक्ति में मन क्या है? आपको बताना है। पीपर पात सरिस मंडोला, इस जो पंक्ति में मन क्या है? वाचक है, उपमेय है, साधारण धर्म है या फिर उपमान है? तो यहां पर बात करें मन क्या है पीपर पात सरिस मंडोला में, तो ध्यान रखना है मन की बात करें तो ये उपमेय है। जिसने भी सेकंड ऑप्शन का चयन किया उसका 1 नंबर जरूर ऐड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? आपको बताना है खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है। देशज होगा, तत्सम होगा, तद्भव होगा, फिर विदेशज होगा। तो खिचड़ी की बात करें तो ध्यान रखना है आपको, खिचड़ी जो है ये देशज शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार आपको पहचानना है। रूपक अलंकार होगा, श्लेष अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा या फिर यमक अलंकार होगा। तो कई बार आपको हमने बताया है 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती, इसमें जो अलंकार हो जाएगा यमक अलंकार हो जाएगा। ध्यान रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न है, सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी? सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा जो है काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी? आपको कमेंट करके राइट आंसर जरूर बताना। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन ब्रजभाषा। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निशीथ का अर्थ है? निशा में स्थिर रहना, चंद्रमा, भानु या फिर आधी रात। तो निशीथ की बात करें, कई बार प्रश्न एग्जाम में बना है, तो आपको ध्यान रखना निशीथ का जो अर्थ हो जाएगा आधी रात हो जाएगा। दोस्तों, हमने वही प्रश्न कलेक्ट किए हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछेंगे। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अवश्य देखने को मिलेंगे। तो आप लोग सेशन को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लगातार प्रैक्टिस चाहते हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगला प्रश्न है, अमृत और विष किसकी रचना है? अब्दुल बिस्मिल्लाह खान, केदारनाथ अग्रवाल, सुमित्रा नंदन पंत या फिर अमृत लाल नागर। तो अमृत और विष बात करें किसकी रचना है, तो ध्यान रखना है फोर्थ ऑप्शन यहां पर राइट आंसर है, अमृत लाल नागर की रचना है। ध्यान रख दोस्तों, बहुत कम समय में आपके प्रैक्टिस को कंप्लीट करवाया जाएगा, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? राशि, कृषि, पक्षी या फिर चील। तो बात करें पुल्लिंग क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा पक्षी। यहां पर थर्ड ऑप्शन सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है? देवी, भक्त, नेता या फिर शिक्षक गण। तो बात करें गण का प्रयोग करके, तो भक्त गण भी हो सकता है, नेता गण हो जाएगा, शिक्षक गण हो जाएगा। तो यहां पर जो है देवी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन यहां पर सही उत्तर है। ध्यान रखना है।
जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? आपको कमेंट करके बताना है। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? ममता होगा, ग्राम होगा, पुरस्कार होगा या फिर गुंडा होगा? तो जयशंकर प्रसाद की बात करें पहली कहानी की तो सेकंड ऑप्शन है ग्राम, यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? तो ग्राम है, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है? अनुनासिक है, रेफ है, नुक्ता है, फिर अनुसार है? तो राइट आंसर यहां पे अनुनासिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है? जगदीश चंद्र, राम वृक्ष वेनीपुरी, राकेश वर्मा या फिर रामचंद्र शुक्ल? तो राइट आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। तो माटी की मूर्ति की बात करें तो इसके जो रचनाकार हैं राम वृक्ष वेनीपुरी हैं। सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है। माटी की मूर्ति की रचनाकार हैं राम वृक्ष वेनीपुरी, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? कई बार प्रश्न रिपीट हुआ है एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है। कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम था धनपत राय। धनपत राय श्रीवास्तव था कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 40, 35, 33 या फिर 30? तो संचारी भावों की संख्या की बात करें तो 33 होती है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, वृषभानुजा किस शब्द का समानार्थी है? जानकी होगा, पार्वती होगा, राधा होगा या फिर सीता होगा? तो वृषभानुजा आप सभी को पता होगा, वृषभानुजा जो किस शब्द का समानार्थी है? तो राधा को हो जाएगा, क्योंकि राधा को वृषभानुजा भी बोलते हैं। तो यहां पर थर्ड ऑप्शन सही उत्तर है। कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। कृष्णा होगा, कृष्ण होगा, कृष्ण होगा, फिर कृषा होगा? तो कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग जो हो जाएगा कृष्णा हो जाएगा, ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। दोस्तों 20 प्रश्न जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग कमेंट करके बताते रहें 20 में से कितने प्रश्न आप लोग सही कर पा रहे हैं। अगला प्रश्न है, धूमिल शब्द का विपरीत शब्द क्या है? धूमिल शब्द का विपरीत शब्द क्या है? स्वच्छ होगा, चमकीला होगा, धुंधला होगा, फिर उज्ज्वल होगा? तो आपको ध्यान रखना है, धूमिल शब्द का जो विपरीत शब्द हो जाएगा उज्ज्वल हो जाएगा। ध्यान रखना है आपको। उज्ज्वल की वर्तनी जो है वर्तनी आपके एग्जाम में पूछी जाती है, इस प्रकार लिखा जाता है। थोड़ा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, 2 बार आधा जा होता है, आपको ध्यान रखना उज्ज्वल में। तो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। अगला प्रश्न है, प्रशंसा शब्द का विलोम बताइए। बुराई होगा, निंदा होगा, आलोचना होगा, फिर आदर होगा? तो प्रशंसा का विलोम की बात करें तो यहां पर राइट आंसर निंदा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा दूध गर्म कर दो। थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, इस वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है? गुणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, अनिश्चित प्रमाणवाचक है या फिर निश्चित संख्यावाचक है? तो थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, इसमें बात करें विशेषण का कौन सा भेद है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनिश्चित प्रमाणवाचक, थर्ड ऑप्शन यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रयुक्त शब्दों में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? आपको बताना है जो प्रयुक्त शब्द हैं में से कौन सा शब्द जो है एक वचन नहीं है। व्यथा होगा, सत्य होगा, दर्शन होगा, फिर भाषा होगा? तो जो एक वचन नहीं है, ध्यान रखना, दर्शन की बात करें तो ये बहुवचन है, एक वचन नहीं। बाकी व्यथा, सत्य, वर्षा ये जो है सब एक वचन है, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दर्शन, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं, राष्ट्रभाषा कहते हैं, राज्य भाषा कहते हैं या फिर साहित्य कहते हैं? तो ध्यान रखना है आपको, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना है, बोली हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? तो बोली कहते हैं, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द नवीन शब्द का विपरीत है? कमेंट करके राइट आंसर बताना है। कौन सा शब्द नवीन शब्द का विपरीत है? नया होगा, पुरातन होगा, प्राचीन होगा या फिर साहित्य होगा? तो कौन सा शब्द नवीन शब्द का विपरीत है? तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, प्राचीन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। कौन सा शब्द नवीन शब्द का विपरीत है? तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा प्राचीन, ध्यान रखना है, राइट आंसर हो जाएगा प्राचीन, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, बांगरू भाषा ज्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? बांगरू भाषा ज्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? बिहार होगा, कर्नाटक होगा, हरियाणा होगा या फिर तमिलनाडु होगा? तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा बांगरू भाषा की, तो हरियाणा में बोली जाती है, थर्ड ऑप्शन यहां पर राइट आंसर है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है,
कौन सी पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया? कई बार प्रश्न रिपीट हुआ है। सरस्वती होगा, ब्रह्मा होगा, हिंदी प्रदीप होगा, फिर विशाल भारत होगा। तो कौन सी पत्रिका का संपादन जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, व्याकरण कहते हैं, फिर बोली कहते हैं। तो ध्यान रखना है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा स्वर। फर्स्ट ऑप्शन यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सिक्का जमाना मुहावरे का अर्थ क्या है? सफलता प्राप्त करना, जीत जाना, प्रभाव स्थापित करना, फिर कड़ी टक्कर देना। तो सिक्का जमाने मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा प्रभाव स्थापित करना हो जाएगा। दोस्तों आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है आप लोग सेशन को जरूर लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत विकल्पों में से लोकोक्तियों को पहचानिए। दिल का लड्डू बनाना, घाट घाट का जूस पीना, टेढ़ी उंगली से अचार निकालना, आ बैल मुझे मार। प्रस्तुत विकल्पों में से लोकोक्तियों को पहचानिए। तो जो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आ बैल मुझे मार। फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताएं, 31 प्रश्न हो चुके हैं। कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम बताइए। राइट आंसर कमेंट करते रहिए। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम आपको बताना, इंदुमती होगा, प्रेम सागर होगा, रानी केतकी की कहानी, या फिर आकाशदीप हो जाएगा। तो बात करें हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम हो जाएगा इंदुमती। फर्स्ट ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का प्रमुख रूप है? पत्र होगा, परियोजना होगा, निबंध होगा, फिर परिचर्चा होगा। तो राइट आंसर जरूर कमेंट करके बताएं, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, परिचर्चा हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है। सन 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? भगवती चरण शर्मा होगा, अमृत राय होगा, दोनों को होगा, फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, गबन किस रचनाकार की रचना है? आपको बताना है गबन किस रचनाकार की रचना है? श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, मुंशी प्रेमचंद। तो बात करें गबन और गोदान जो उपन्यास है, ये रचना जो की है उनका नाम है, आपको ध्यान रखना। सभी को पता होगा, कई बार ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है, तो आप सभी लोग इसका राइट आंसर जरूर जानते होंगे। गबन गोदान की बात करें तो ये मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता है? बोलिया होगा, देश होगा, नदिया होगा, फिर भाषाएं होगा। तो राइट आंसर जरूर कमेंट करके बताएं। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा देश हो जाएगा। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता? तो देश हो जाएगा। बाकी बोलिया भी स्त्रीलिंग, नदिया भी, भाषाएं भी, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा देश, ध्यान रखना है। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए, आपको बताना है। अशुद्ध वाक्य यहां पर, वह लोग जा रहे हैं, उसे जल्दी घर जाना था, मुझे वहां नहीं जाना, पिता ने मेरे से कहा। तो यहां पर देखें अगर हम वाक्य को, तो वह लोग जा रहे हैं राइट लग रहा, उसे जल्दी घर जाना था ये भी सही है, मुझे वहां नहीं जाना है ये भी राइट लग रहा है। यहां पर जो अशुद्ध वाक्य हो जाएगा, पिता ने मेरे से कहा, यहां पर हो जाएगा पिता ने मुझसे कहा या पिताजी ने मुझसे कहा। तो ये जो है राइट हो जाएगा। बाकी जो फोर्थ ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, बंधन का उचित विलोम शब्द कौन सा है? कैद होगा, स्वतंत्र होगा, मुक्ति होगा, फिर बंदी होगा। तो बात करें बंधन का जो विपरीत हो जाएगा विलोम हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको। राइट आंसर जो हो जाएगा मुक्ति हो जाएगा। तो यहां पर थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा कथन अशुद्ध है? आपको बताना है कौन सा कथन है जो अशुद्ध है। कल लोगों की भीड़ जमेगी, शायद वर्षा हो रही है, कहाँ जाना है, हमारे पास समय कम है। तो यहां पर जो अशुद्ध हो जाएगा, ध्यान रखना कौन सा कथन अशुद्ध हो जाएगा। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा, कल लोगों की भीड़ जमेगी, राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 40 है, बीजक के रचनाकार कौन है? कई बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। बीजक के रचनाकार कौन है? तुलसी है, कबीर है, रसखान है, रहीम है। तो राइट आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। तो बीजक के रचनाकार की बात करें तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा कबीर हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना है।
निम्न में से कौन सा कोकिला का समानार्थी शब्द नहीं है? कोकिला का समानार्थी नहीं है, आपको बताना है। पिक होगा, मधुकरी होगा, कोयल होगा या फिर श्यामा होगा। तो कोकिला का जो समानार्थी नहीं है आपको ध्यान रखना है। ये जो राइट आंसर हो जाएगा मधुकरी हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? प्रविशेषण, विधेय विशेषण, क्रिया विशेषण या फिर उद्देश्य विशेषण। तो विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? राइट आंसर जरूर कमेंट करके बताएं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्रविशेषण हो जाएगा, परा विशेषण हो जाएगा राइट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखना है। मुहावरा शब्द किस भाषा का शब्द है? मुहावरा शब्द किस भाषा का शब्द है? अरबी होगा, उर्दू होगा, फारसी होगा या फिर हिंदी होगा। तो मुहावरा शब्द किस भाषा का शब्द है? ध्यान रखना है, अरबी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? जिज्ञासु कहलाता है, कर्मठ कहलाता है, उत्सुक कहलाता है, फिर मुमुक्षु कहलाता है। तो मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? तो ध्यान रखना है, मुमुक्षु कहलाता है। फोर्थ ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द छांटना है आपको। अभिराम होगा, अभिरम होगा, विराम होगा, विराम होगा, अभिराम होगा। तो राइट आंसर की बात करें तो यहां पर सेकंड ऑप्शन जो अभिराम लिखा हुआ है तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, इस वाक्य के लिए उचित मुहावरा चुनिए। आपको उचित मुहावरा का चयन करना है। कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गढ़ जीत लेना। क्या? गढ़ जीत लेना राइट आंसर हो जाएगा। कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, इस वाक्य के लिए उचित मुहावरा क्या हो जाएगा? तो गढ़ जीत लेना हो जाएगा, ध्यान रखना है। गौ शब्द का वचन पहचानिए। सदा बहुवचन होगा, एक वचन होगा, बहुवचन होगा, फिर सदा एक वचन होगा। तो गौ शब्द का जो वचन है आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर यहां पर जो हो जाएगा एक वचन हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन सही उत्तर है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, जहां एक शब्द से अनेक अर्थ निकले वहां कौन सा अलंकार होता है? तो कई बार हमने आपको बताया है, जहां एक शब्द से अनेक अर्थ निकले वहां पर जो अलंकार होता है ध्यान रखना है श्लेष अलंकार होता है। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? भव होगा, भवानी होगा, भगवान होगा, फिर भगवती होगा। तो भवानी शब्द का पुल्लिंग की बात करें तो राइट आंसर भव हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। श्रीलाल शुक्ला को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया? श्रीलाल शुक्ला को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया? विश्रामपुर का संत, आदमी, सीमाएं टूटती हैं या फिर अज्ञातवास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, विश्रामपुर का संत जो है फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। श्रीलाल शुक्ला को उनकी किस कृति पर सम्मान प्रदान किया गया? तो विश्रामपुर का संत सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 51 है, अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से आया है? अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से आया? पश्तो होगा, रोमन होगा, जापानी होगा, फिर अरबी होगा। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा पश्तो। ध्यान रखना है आपको दोस्तों। 50 प्रश्न में आप लोग कमेंट करके बताएं कि कितने प्रश्न आप सही कर पाए, कमेंट करके जरूर बताएं। अगला प्रश्न देखते हैं, जो शब्द कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक होगा, निजवाचक होगा, संबंधवाचक होगा, फिर पुरुषवाचक होगा। तो आपको ध्यान रखना है जो शब्द कौन सा सर्वनाम है। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा संबंधवाचक हो जाएगा। जो शब्द कौन सा सर्वनाम है तो सही उत्तर हो जाएगा संबंधवाचक, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, किस वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है? किस वस्तु को व्यवहार में लाना, किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है? उपयोग से है, अनुप्रयोग से है, प्रयोग से या फिर सदुपयोग से है? तो आपको ध्यान रखना है, किसी वस्तु को व्यवहार में लाना इसका आशय किस शब्द से है? तो प्रयोग से है, ध्यान रखना है। थर्ड ऑप्शन यहां पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो ध्यान रखना है, राइट आंसर जो इसका हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जो सर्वनाम संज्ञा शब्द के मेल से बनते उन्हें क्या कहते हैं? विकारी सर्वनाम, अविकारी सर्वनाम, संयुक्त सर्वनाम या फिर संवाद जो है संबंधात्मक सर्वनाम। तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा संयुक्त सर्वनाम। थर्ड ऑप्शन, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते उन्हें संयुक्त सर्वनाम कहते हैं।
क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? आपको बताना है। क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? पक्ष कहते हैं, काल कहते हैं, भूतकाल कहते हैं या फिर वाक्य कहते हैं। तो ध्यान रखना इसे जो है, क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे काल कहते हैं। राइट आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दीमक होगा, रात होगा, वर्षा होगा, फिर विदुर होगा। तो ऑप्शन में देखें अगर तो कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग है, तो आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर हो जाएगा विदुर। विदुर जो है पुल्लिंग है, बाकी वर्षा भी स्त्रीलिंग है, रात भी है, दीमक भी है। तो ध्यान रखना आपको पुल्लिंग जो है ये जो पुल्लिंग हो जाएगा विदुर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्रता उपवाक्य और योजक द्वारा जुड़े हुआ क्या कहलाता है? जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हों और योजक द्वारा जुड़े हों क्या कहलाता है? उपवाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर सरल वाक्य। तो राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त वाक्य। थर्ड ऑप्शन यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्यालय आदेश किस लिए निकाले गए आदेशों की सूचना है? मंत्रालय, संबंध विभाग, अनुभव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। ध्यान रखना है इनमें से सभी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, फिर 4 होगा। तो आपको ध्यान रखना है यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 2 राइट आंसर हो जाएगा। जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है ना ही व्यंजन में की जाती है उसे क्या कहते हैं? आगत, ऊष्म, अंतस्थ या फिर अयोगवाह। तो आपको ध्यान रखना यहां पर राइट आंसर अयोगवाह हो जाएगा। जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है ना ही व्यंजन में की जाती है उसे अयोगवाह कहते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो आपको ध्यान रखना व्युत्पत्ति के आधार पर जो संज्ञा के भेद होते हैं 3 भेद होते हैं। कई बार हमने आपको बताया, तो आपको राइट आंसर जरूर ध्यान रखना, प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। अगला प्रश्न है, भाषा की अभिव्यक्ति के कौन कौन से रूप हैं? मौखिक होगा, लिखित होगा, मौखिक और लिखित होगा, फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा मौखिक और लिखित हो जाएगा। भाषा की अभिव्यक्ति के कौन कौन से रूप हैं? तो मौखिक और लिखित। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मानक हिंदी किस बोली से विकसित हुई? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, पहाड़ी या फिर अवधी। मानक हिंदी किस बोली से विकसित हुई? तो ध्यान रखना है जो है मानक हिंदी किस बोली से विकसित हुई? तो खड़ी बोली से विकसित हुई। सेकंड ऑप्शन राइट है। मानक हिंदी किस बोली से विकसित हुई? तो खड़ी बोली से विकसित हुई। ध्यान रखना है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितने? 8 होगा, 9 होगा, 11 होगा या फिर 14 होगा। तो आपको ध्यान रखना हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है 11। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, स्रोत की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा गया? स्रोत की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा या फिर 7 होगा। तो आपको ध्यान रखना स्रोत की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? तो राइट आंसर 4 हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों आ गए उन्हें क्या कहते हैं? जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों आ गए उसे क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं, तत्सम कहते हैं, देशज कहते हैं या फिर विदेशी कहते हैं। तो ध्यान रखना है आपको, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों आ गए उन्हें हम तत्सम कहते हैं। तो राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुमित सो रहा है इस वाक्य में क्रिया का भेद आपको बताना है। सकर्मक क्रिया होगा, अकर्मक क्रिया होगा, द्विकर्मक क्रिया होगा या फिर प्रेरणात्मक क्रिया होगा। तो यहां पर आप जब वाक्य पढ़ रहे होंगे सुमित सो रहा, तो यहां पर कर्म नहीं मिल रहा है। तो जब कर्म नहीं मिलता तो आपको ध्यान रखना यहां पर अकर्मक क्रिया हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक बताए। तो कई बार हमने आपको बताया जहां पर भी दान देने की बात आ गई हो, जब भी दान देने की बात आ गई तो आप आंख मूंद कर लगा सकते हैं संप्रदान कारक। कौन सा? संप्रदान कारक। तो राइट आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, गरीबों को वस्त्र दो संप्रदान कारक हो जाएगा। आपसे पूछा जाए कि कारक कितने प्रकार के होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता होता, कर्म होता, कर्ण होता, संप्रदान होता, अपादान होता, संबोधन होता। इस प्रकार जो कुल मिलाकर कारक 8 होते हैं, कारक के 8। तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? लड़का होगा, भारत होगा, कैर होगा या मित्रता होगा? तो यहां पर भाववाचक संज्ञा की बात करें तो मित्रता हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर है, ध्यान रखना है। हिंदी में वचन कितने होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो आप सभी लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे, हिंदी में जो वचन होते हैं 2 होते हैं, एक वचन बहुवचन। हिंदी में वचन कितने होते हैं? तो 2 होते हैं, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ध्यान रखना है। राइट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? दाल, मई, गर्दन या फिर दर्द? तो आपको ध्यान रखना, यहां पर दर्द जो है ये स्त्रीलिंग नहीं, जो है स्त्रीलिंग नहीं है। बाकी जो 3 ऑप्शन है वो स्त्रीलिंग है। तो राइट आंसर हो जाएगा दर्द। देख, आपको ध्यान, क्वेश्चन जो है पूरे ध्यान से पढ़ना, नहीं को जरूर देखना है। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा दर्द। अगला प्रश्न है, वाच्य कितने प्रकार के? ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5 या फिर 6? तो बात करें वाच्य की, तो वाच्य जो हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, अव्यय के कितने भेद होते हैं? 4, 5, 3 या फिर 2? तो आपसे पूछा जाए अव्यय के कितने भेद होते हैं, तो ध्यान रखना है आपको, अव्यय के 4 भेद होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण या फिर अव्यय? तो आपसे पूछा जाए जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो राइट आंसर आपको ध्यान रखना, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। यहां पर थर्ड ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मदन तेजी से दौड़ा। मदन जो है तेजी से दौड़ा, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रकार बताइए। रीतिवाचक होगा, कालवाचक होगा, स्थानवाचक होगा या फिर परिमाणवाचक होगा? तो आपको ध्यान रखना है, मदन तेजी से दौड़ा, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रकार बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा रीतिवाचक। दोस्तों, जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को जरूर लाइक कर दीजिए। हम आपके लिए इतना मेहनत करके कि प्रश्न को कलेक्ट करते हैं, प्रश्न वही होते हैं जो एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आपका भी कर्तव्य बनता है आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करें, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द अज शब्द का अर्थ नहीं है? ब्रह्मा होगा, बकरा होगा, शिव होगा या फिर अनजान होगा? तो आपको ध्यान है, ब्रह्मा, बकरा, शिव जो हैं ये शब्द जो हैं ये अज शब्द के अर्थ हैं। बाकी जो अनजान है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गागर में सागर मुहावरे का अर्थ क्या होगा? गरीब को सागर में डुबोना, अपनी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, संक्षेप में गहरी बात कहना, छोटी बात को बहुत शब्दों में व्यक्त करना? तो आपको ध्यान रखना है, यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा संक्षेप में गहरी बात कहना। गागर में सागर मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो संक्षेप में गहरी बात कहना राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकारा गया है? अंग्रेजी होगा, हिंदी होगा, उर्दू होगा या फिर तमिल होगा? तो यहां पर आप सभी को सही उत्तर जरूर पता होगा, हिंदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? निपात कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, फिर संधि कहते हैं? तो ध्यान रखना है आपको, यहां जो राइट आंसर हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्ता के लिंग का पता न होने पर क्रिया कौन सी होती है? कर्ता की लिंग का पता न होने पर क्रिया कौन सी होती है? वचन के अनुसार, स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में या फिर कर्ता के अनुसार? तो आपको ध्यान रखना है, ये जो है क्रिया हो जाएगी ये पुल्लिंग हो जाएगी। कर्ता के लिंग का पता न होने पर क्रिया कौन सी होती है? तो पुल्लिंग में, ध्यान रखना है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा लेखक समालोचक नहीं है? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह? तो ध्यान रखना, यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा सरदार पूर्ण सिंह सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, कुटुज निबंध के लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल? तो ध्यान रखना, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं कुटज निबंध के लेखक हैं। तो राइट आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गिल्लू कहानी की लेखिका कौन है? आपको कमेंट करके राइट आंसर बताना है, गिल्लू कहानी की लेखिका कौन है? मन्नू भंडारी होगा, बिंद्रा लाल वर्मा हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा?
तो आपको ध्यान रखना है गिल्लू कहानी के लेखिका कौन है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वृंदा लाल वर्मा, सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाक्य के घटक कौन कौन से होते हैं? उद्देश्य, विधेय, कर्ता और क्रिया, कर्म और क्रिया, कर्म और विशेषण। तो ध्यान रखना है आपको वाक्य के घटक कौन कौन से होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा उद्देश्य और विधेय, फर्स्ट ऑप्शन यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 4, 5, 7 या फिर 8। तो आपको ध्यान रखना है अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो राइट आंसर यहां पर जो हो जाएगा 8 हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना है। पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार कौन सा है? रूपक होगा, उपमा होगा, अनुप्रास होगा या फिर यमक होगा। पीपर पात सरिस मंडोला, तो राइट आंसर यहां पर उपमा हो जाएगा, ध्यान रखना। कई बार आपको हमने बताया पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार हो जाएगा, तो उपमा अलंकार हो जाएगा। पद्मावत के रचयिता कौन है? सूरदास, कबीर, तुलसीदास या फिर मलिक मोहम्मद जायसी। कई बार ये प्रश्न पूछा गया एग्जाम में, तो ध्यान रखना पद्मावत के जो रचयिता हो जाएंगे मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएंगे, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? जानकी मंगल होगा, रस विलास होगा, रामाज्ञा प्रश्न होगा, पार्वती मंगल होगा। इनमें से आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा रस विलास हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। रामचरितमानस की शैली कैसी है? मुक्तक शैली है, प्रबंध शैली है, वर्णनात्मक शैली या फिर परिमार्जित शैली है। तो आपको ध्यान रखना है जो सही उत्तर हो जाएगा प्रबंध शैली हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। रामचरितमानस की शैली कैसी है? तो प्रबंध शैली है, ध्यान रखना है। सूरदास की भक्ति किस भाव की थी? सूरदास की भक्ति किस भाव की थी? दास भाव, पति भाव, सखा भाव या फिर स्वामी भाव। तो सूरदास की भक्ति किस भाव की थी? तो आपको ध्यान रखना सखा भाव की थी, थर्ड ऑप्शन यहां पर राइट आंसर है, आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा की एक प्रमुख रचना का नाम क्या है? आपको बताना है। पंचवटी होगा, उर्वशी होगा, सूरसागर होगा, चिदंबरा होगा। तो ध्यान रखना है आपको ब्रजभाषा की एक प्रमुख रचना का नाम क्या है? तो सूरसागर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही उत्तर है, ध्यान रखना है। बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? रसखान होगा, मीराबाई होगा, सूरदास होगा या फिर कबीर होगा। तो बाल चित्रण की बात करें, बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? तो राइट आंसर यहां पर जो हो जाएगा सूरदास हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही उत्तर है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, राइट आंसर आप लोग कमेंट करते रहिए, कमेंट में कोई कंजूसी आप लोग मत कीजिए। बिहारी सतसई के रचनाकार कौन है? सूरदास, केशवदास, बिहारी लाल या फिर तुलसीदास। बिहारी सतसई के रचनाकार जो है रचयिता कौन है? तो आपको ध्यान रखना है यहां पर राइट आंसर हो जाएगा बिहारी लाल। बिहारी सतसई के रचनाकार कौन है? तो बिहारी लाल है, आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना खड़ी बोली की है? सूरदास, पद्मावत, साकेत या फिर कवितावली। तो आपको ध्यान रखना है निम्नलिखित में से कौन सी रचना खड़ी बोली की है? तो साकेत यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छायावाद के प्रमुख कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त, सूरदास, जयशंकर प्रसाद या फिर मीराबाई। तो आपको ध्यान रखना है छायावाद के प्रमुख कवि कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, थर्ड ऑप्शन सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो कामायनी की बात करें, आशु कामायनी, ये जो महाकाव्य है इसके जो रचयिता है आपको ध्यान रखना, आप सभी लोग कई बार पढ़े होंगे, जयशंकर प्रसाद हैं, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराली, मैथिली शरण गुप्त। तो राम की शक्ति पूजा के रचनाकार जो हैं आपको ध्यान रखना, राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट करते रहें। तो सही उत्तर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, बादल राग कविता के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आपको ध्यान रखना है बादल राग कविता के रचयिता कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा निराला, कौन हो जाएंगे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, राइट आंसर यहां पर फोर्थ ऑप्शन है, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों
आज का जो प्रैक्टिस का सेशन था, इंपॉर्टेंट 100 प्रश्न थे, कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर देना, और इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप टेलीग्राम पर जाकर के सर्च कर लेंगे फ्री एग्ज़ाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आप डेली प्रैक्टिस चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।